Hey guys, welcome to my channel. This is Mayuri Bhagwani and today we will be dealing with a very trending topic of Indian politics, that is anti-defection law. आप सभी को पता होगा राजस्थान में जो भी पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है उन सभी से डिफेक्शन का मुद्दा काफ़ी चर्चा में आया है। तो देखिए, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदलना। अगर मैं कोई एमपी या मैं कोई एमएलए हूँ और मैं इलेक्ट होने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर देती हूँ तो आई स्टैंड डिसक्वालिफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। इसीलिए इस लॉ को समझना ज़रूरी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा वोट देना, और उस वोट का कुछ यूज़ हो भी रहा है या वो वेस्ट जा रहा है ये देखना भी हमारा ड्यूटी है। सो नॉट जस्ट बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट बट ऑल्सो बीइंग एन अवेयर सिटीजन, हम सभी को एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, कहाँ से ओरिजिन हुआ? देखिए, ये राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर आया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंतर्गत एंटी डिफेक्शन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था थ्रू 10th शेड्यूल एंड बाय अमेंडिंग 4 आर्टिकल्स दैट वर 101, 102, 119, 191। 101 और 102 जो हैं ये पार्लियामेंट के हाउसेस से डील करते हैं एंड 190 एंड 191 स्टेट लेजिस्लेचर से डील करते हैं। 101 और 190 वैकेंसी इन द हाउस से डील करेंगे एंड 102 एंड 191 जो हैं ये डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस से डील करेंगे। अब देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ एक प्रोसेस को ले डाउन करता है जिसके अंतर्गत कोई भी लेजिस्लेटर, चाहे वो एमपी हो या कोई एमएलए हो, उसे डिसक्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, अगर कोई बंदा एमपी या एमएलए आफ्टर बीइंग इलेक्टेड अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नाउ हु इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी हियर? Presiding officer of the house is the deciding authority, and this disqualification procedure can be carried out only after a petition is given to the presiding officer by any other member of the house. देखिए, जब तक कंप्लेन नहीं होगी, जब तक पिटीशन नहीं दी जाएगी, तब तक डिस्क्वालिफिकेशन पे काम नहीं होगा। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो अथॉरिटी है यहाँ पे जो डिसाइड करेगा ऑन द केसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। ये जो प्रोसेस है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये कर्ब करता है आयाराम गयाराम के फिनोमेना को। अब आयाराम गयाराम का फिनोमेना क्या है? ये 1967 की बात है। एक एमपी एमएलए थे, एक लेजिस्लेटर थे हरियाणा के, जिनका नाम था गयालाल, जिन्होंने 15 दिन के अंतर्गत 3 पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करी थी। मतलब 3 बार उन्होंने डिफेक्शन किया था 15 दिन के अंदर ही। उसी से ये फ्रेज फेमस हुआ आयाराम गयाराम। तो डिफेक्शन को आयाराम गयाराम फिनोमेना भी बोलते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। तो इसी आयाराम गयाराम फिनोमेना को डील करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। इसके प्रोविजंस की बात करें अगर, तो देखिए, एक इंडिपेंडेंट मेंबर, एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर और एक नॉमिनेटेड मेंबर के लिए डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस अलग अलग हैं। अगर कोई एमपी और एमएलए पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करता है तो उस केस में वो डिस्क्वालीफाई 2 कंडीशंस पे होगा। पहला, या तो वो वॉलेंटरीली अपनी मेंबरशिप को गिव अप कर दे, अपनी पार्टी की मेंबरशिप को गिव अप कर दे, या फिर वो ऐसा वोट करे जो उसकी पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शंस के अगेंस्ट हो। ओके, सो इफ ही एब्सटेन्स और वोट्स अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टर्स और विदाउट इट्स परमिशन देन ही स्टैंड्स डिस्क्वालीफाइड। ओके, अगर इंडिपेंडेंट एमपी या एमएलए की बात करें तो इस केस में कोई एमपी या एमएलए जो इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होकर आए हैं, वो इलेक्ट होने के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो इस केस में ही स्टैंड्स डिस्क्वालीफाइड। नॉमिनेटेड मेंबर की बात करें तो नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो ही स्टैंड्स डिस्क्वालीफाइड। ये हमने प्रोविजन समझ लिए। नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो। देखिए, शुरुआत में इसमें 3 एक्सेप्शंस थे, स्प्लिट, मर्जर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो 2003 में आई थी, इसमें से स्प्लिट के केस को हटा दिया गया। अब कैसे, मैं समझाती हूँ। देखो, सबसे पहला एक्सेप्शन तो मर्जर है। मर्जर का समझ लेते हैं। अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर अगर उस पार्टी से निकलकर किसी और पार्टी में मर्ज करते हैं तो इस केस को कहा जाएगा मर्जर। ठीक है, तो इस केस में किसी का भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। दूसरा केस, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर
इलेक्ट होने के बाद, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का ऑफिस होल्ड करने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ते हैं और बाद में वापस लेते हैं, तो इस केस में भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। पहले स्प्लिट के केस में भी ये एक्सेप्शन था अवेलेबल, मतलब अगर 1/3 मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी के उस पार्टी से अलग होके अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते हैं तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता था, लेकिन इसके कारण काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई। उसी के चलते 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत इस स्प्लिट वाले प्रोविजन को एक्सेप्शन में से हटा दिया गया। ठीक है, अब इस जो एक्ट है इसके कई सारे एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस या प्रोस की बात कर रहे हैं तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग प्रिवेंट करता है, हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ एमपीज एमएलएज। आपने देखा होगा किस तरह राजस्थान के सीएम ने अपने सारे एमएलएज को एक होटल में बंद कर दिया। पहले एमपी में भी ऐसा हुआ था। उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं पैसे की लालच देकर दूसरी पार्टी उनके एमएलएज को खरीद ना ले, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग इसे कहते हैं, खरीदना या बेचना ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। तो इस प्रोसेस को बचाने के लिए, इस प्रोसेस से बचने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ काम करता है। सेकेंड इज स्टेबलाइजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। गवर्नमेंट एक बार जो बनती है, जो डेमोक्रेसी, जो पीपल्स इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको स्ट्रेंथन करता है। ओके, देन पार्टी रीअलाइनमेंट को फैसिलिटेट करता है। अगर कोई पार्टी के 2/3 मेंबर्स, दैट इज ग्रेटर देन इवन मेजॉरिटी, अगर वो मेंबर्स किसी और पार्टी के साथ मर्ज होना चाहें तो उन्हें भी फैसिलिटेट करता है, पार्टी रीअलाइनमेंट में हेल्प करता है ये लॉ। करप्शन को रिड्यूस करता है। करप्शन को कैसे रिड्यूस करेगा? अगर आपको कोई एमपी या एमएलए को डिफेक्ट करवाना है तो आप उसको पैसे दोगे। अब पैसे दोगे तो कहीं से भी थोड़े बहुत पैसों में तो वो मानेगा नहीं, करोड़ों में डील्स होती है, तो वो डील्स जो ब्लैक मनी होती है, करप्शन की मनी होती है, उससे होती है, तो उसको रिड्यूस करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। देन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ इरेगुलर इलेक्शंस को भी रिड्यूस करता है। देखिए, अगर कोई एमपी या एमएलए डिफेक्ट करता है तो बाद में जाके वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब उसकी सीट हो गई वैकेंट, अब उस सीट पे आपको इलेक्शन तो कराना पड़ेगा ना, बाद में ही सही, तो उस इलेक्शन में आपका नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर लगा। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर आप उस इरेगुलर इलेक्शन को करवाने में लगा रहे हो वो नॉन डेवलपमेंट, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो उस एक्सपेंडिचर को कम करने का काम करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट वन इज इट गिव्स क्लियर कट रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देता है पॉलिटिकल पार्टीज को। देन पार्टी डिसिप्लिन को प्रमोट करता है, ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करता है गवर्नेंस पे, रैदर देन द लॉज फॉर मनी। ओके, एंड लास्ट में ये लॉयल्टी को इंश्योर करता है मेंबर्स की टूवर्ड्स पॉलिटिकल पार्टी एंड टूवर्ड्स देयर सिटीजन्स। क्योंकि देखो, सिटीजन्स जो हैं वो कुछ सिटीजन इंडिपेंडेंट मेंबर को देख के वोट देते हैं, कुछ पार्टी की आइडियोलॉजी को वोट देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पार्टी मेंबर्स की लॉयल्टी होना टूवर्ड्स सिटीजन एंड पार्टी इंपॉर्टेंट है। इसी चीज़ को इंश्योर करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स की या डिसएडवांटेजेस की, या जो लूप होल्स हैं इस एक्ट में उनकी। सबसे बड़ा लूप होल है कि यहाँ पे डिसाइडिंग अथॉरिटी है स्पीकर। अब और एक और उससे ऊपर एक और जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि इस एक्ट में लिखा गया था कि स्पीकर का डिसीजन जो भी होगा वो फाइनल होगा। ये एक सबसे बड़ा कॉन था, डिसएडवांटेज था इस एक्ट का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया अंडर की होतो होलोहन वर्सेस जचीलू केस 1992 में। ये जो केस है, ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हमें याद रखने हैं मेंस के लिए। तो ये जो जजमेंट है इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आपका प्रोविजन है कि स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा और कोई भी रिव्यू नहीं कर सकता, ये जो आपका प्रोविजन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उनका कहना था कि स्पीकर यहाँ पे जब 10th शेड्यूल के अंतर्गत काम कर रहा है तो ही एक्ट्स एज अ ट्रिब्यूनल। ठीक है, एंड इफ ही इज अ ट्रिब्यूनल हियर देन ही मस्ट बी अंडर द जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ही इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू हियर, मतलब कि स्पीकर के जो भी डिसीजन होंगे उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। देन यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिया गया है, इस एक्ट के अंतर्गत कोई डिफरेंस ही नहीं है डिफेक्शन और डिसेंड में।
जैसे कि अभी सचिन पायलट जी का जो केस हो रहा है, उसमें सचिन पायलट जी का कहना है कि मैं अपनी पार्टी के कुछ डिसीजन से सहमत नहीं हूँ, सो ही इज नॉट अग्रीइंग टू द पार्टीज डिसीजन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने डिफेक्ट कर दिया या कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली। तो देयर मस्ट बी अ डिफरेंस बिटवीन डिफेक्शन एंड डिसेंट अंडर दिस एक्ट। ओके, यहाँ पे लेजिस्लेटर का जो राइट टू डिसेंट है एंड द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस जो है उनकी, वो वायलेट हो रही है। एंड अल्टीमेटली जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी लेजिस्लेटर है, वो पब्लिक का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो पब्लिक का जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है एंड राइट टू डिसेंट है, वो वायलेट हो रहा है। तो इसको कर्ब करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट थिंग इज, इस लॉ के अंतर्गत होलसेल डिफेक्शन is okay, but if you are independently or individually defecting, that is punished। ठीक है, wholesale defection is allowed, retail defection is not allowed। मतलब कि अगर आप मर्जर के केस में 2/3 लोग डिफेक्ट करें तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप 1-2 लोग डिफेक्ट करो तो वो गलत है। तो दिस इज समथिंग नॉट ओके विद द एक्ट। अनदर वन इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। देखो क्या होता है ना, इंडिपेंडेंट मेंबर्स में हमने प्रोविजंस में देखा था कि इंडिपेंडेंट मेंबर अगर इलेक्ट होने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स को 6 महीने की विंडो दी जाती है कि अगर आप इलेक्ट होकर आए हो, आप अपॉइंट होकर आए हो, तो आप 6 महीने के अंतर्गत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। सो दिस थिंग इज समथिंग विच इज़ नॉट करेक्ट विद द लॉ। ठीक है, या तो आप दोनों को वो विंडो दो या तो आप दोनों को मत दो। देन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यहाँ पे स्पीकर के पास है, एंड स्पीकर के पास ना तो लीगल एक्सपर्टीज़ है इन जुडिशियल केसेस को देखने के लिए, ना ही उनके पास पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है। क्योंकि स्पीकर रूलिंग पार्टी से होगा तो पॉलिटिकल बायस तो होगा ही होगा, प्लस उनके पास लीगल नॉलेज या कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है ऐसे केसेस को एडवोकेट करने के लिए। ठीक है, और द लास्ट वन इज कि ये जो लॉ है ये कोई टाइम लिमिट नहीं सेट करता स्पीकर पे टू डिसाइड ओवर द डिफेक्शन केसेस, ओवर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर। तो ये भी एक लूप होल है। इन सभी एक्ट के जो भी कॉन्स और प्रोज हैं, उनके अलावा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ये कुछ ना कुछ लूप होल देख के, ढूंढ के उसको अपनी तरह से मोल्ड करके यूज़ करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सो देर आर सम वे फॉरवर्ड्स दैट मैनी कमिटीज़ हैव सजेस्टेड, जिनको हमें ध्यान देना चाहिए, जिसके थ्रू एक्ट में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अब वो वे फॉरवर्ड क्या है? पहला है कि फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी स्पीकर को ना रह के प्रेसिडेंट या गवर्नर को दी जानी चाहिए। ठीक है, फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट या गवर्नर का होना चाहिए, और डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर इन्हें एडवाइस दे इलेक्शन कमीशन, जैसा कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट में होता है। इससे जो भी पॉलिटिकल बायस है या जो एक्सपर्टीज़ की कमी है, वो इससे दूर हो सकती है। दूसरी चीज़, इस लॉ को ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाने की ज़रूरत है और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की ज़रूरत है। इसके जो भी लूप होल हैं उन्हें ढूंढ के उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है, सो दैट इस लॉ के थ्रू डिफेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा रोका जा सके। ऐसा नहीं कि लूप होल्स देख के, लूप होल्स ढूंढ के एमपीज एमएलए अभी भी डिफेक्ट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर इज नीडेड। देखिए, स्पीकर एक लेजिस्लेटिव बॉडी है या लेजिस्लेटिव ऑफिस है, उसका काम जुडिशियल नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर इज इम्पॉर्टेंट विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके, तो इस तरह से एक्ट में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि डिफेक्शन को एक्चुअल में इफेक्टिवली कर्ब करने में ये लॉ हेल्पफुल साबित हो सकता है। सो दिस टॉपिक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you for watching.